नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब भी संशय बना हुआ है। उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात को लेकर अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपको बता दें कि मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन अब आगे क्या होगा यह बड़ा सवाल है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? अखिलेश यादव संग आई उनकी तस्वीर तो यही इशारा करती है, लेकिन मौर्य की बेटी ने इससे इनकार किया है। वहीं मौर्य ने खुद सपा में जाने की बात पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मौर्य को मनाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल मौर्य और उनसे जुड़े विधायक जिन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, उनकी तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी छोड़ने की भनक पहले से थी, इसीलिए उनके इस्तीफे के बाद भी कोई संपर्क नहीं साधा गया। पहले कहा जा रहा था कि उनको मनाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसके बाद जब केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए, तब भी अटकलों का यह बाजार गर्म था कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य मान जाए, लेकिन आखिरकार कल शाम तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद तमाम टेलीविजन चैनलों पर आकर इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने अब योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि 14 जनवरी जब मौर्य ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कि 14 जनवरी को वो अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो निर्णय होगा वो जनता के समक्ष रखेंगे, तो सियासत के अटकलों का बाजार इस वक्त पूरा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जहां बीजेपी के खेमे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ सपा जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कार्यकारी संपादक अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा, किस तरीके से आप देखते हैं जो कुछ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहा है, खासकर के जिस तरीके से कल देर शाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी माहौल और चुनावी माहौल में इस तरह उठापटक तो हर बार देखने को मिलती है, और कुछ नेता या कुछ राजनीतिक पार्टियां जो छोटे दल जिन्हें कहते हैं, उनका तो विशेष तौर पर इस तरह का सीन हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इनका तो इतिहास ही इसी तरह का रहा है। तो इनका तो एक कहते हैं ना कि ये हमेशा सत्ता के करीब रहने का इनका प्रयास रहता है। ये इनके कोई आचार विचार या सिद्धांत ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल सिद्धांत के लिए बोलते तो है, लेकिन हमेशा ये सत्ता और कुर्सी के करीब रहना चाहते हैं। आपको याद हो, ये बसपा में थे, बसपा में किस स्थिति में थे, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि स्थिति बसपा की डावाडोल है, तो इन्होंने बीजेपी का दामन सत्ता बदल ली थी, बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि पूरे 5 साल इन्होंने उस बीजेपी का साथ दिया, मंत्री बने रहे और उसी का गुणगान करते रहे। और जब ये बसपा छोड़कर आए थे, अगर याद हो, इसकी किसी तरह चुनाव के पहले छोड़ के आए थे, तो इनसे पूछा भी गया था क्या आप सपा में जा सकते हैं, तो इन्होंने जो बयान दिया था वो आज बीजेपी खुद दिखा रही है इनको, या आम आदमी देख रहा है। लेकिन अब ये भाजपा को छोड़कर जिस तरह से सपा में जाने का कयास लगाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनके पास एक ही रास्ता है और वो है सपा। हाँ, अभी ये चूंकि खुलकर नहीं पा रहे हैं कि बात केवल स्वामी प्रसाद मौर्य तक की नहीं है, ये इनको लेने के लिए और इनको मंत्री बनाने के लिए या इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन व्यक्तिगत है उसको तो सपा करने को तैयार है, लेकिन ये अपने साथ कम से कम 10-12 लोगों की चीजें पक्की कराना चाहते हैं, जो सपा के लिए भी मुसीबत हो रही है। ये अपने 10-12 लोगों के लिए टिकट, 10-12 लोगों के लिए मंत्री पद, और आगे फ्यूचर में बहुत सी इनकी अच्छी डिमांड है जो अभी और पेपर तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ सूत्रों से पता चल रहा है कि जिस तरह की डिमांड ये रख रहे हैं उसमें सपा या अखिलेश यादव की उलझन है। अनिल जी, जी, जिस तरीके से कल का ये पूरा घटनाक्रम हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद देते हैं, उसके तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद
केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि किन कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत से ये मामला सुलझ सकता है। लेकिन देर शाम होते होते तक वापस स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर आकर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब बीजेपी के सदस्य नहीं है, योगी मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ हलचल है इस इस्तीफे के बाद? देखिए, बीजेपी तो पूरा प्रयास कर रही है, पूरी ताकत लगा रही, किसी तरह इनको मना के वापस लाया जाए। लेकिन कल इस्तीफा देने के बाद से जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑन कैमरा बयान दिए हैं, जिस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वापस जा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो शर्तें थी उसमें एक प्रमुख थी कि पहले ये खुद आए थे, फिर अपनी बेटी को भी ले आए और उनको सांसद बनवाए। बेटी भाजपा से सांसद अभी भी हैं। जी, वही बनवाए। अब ये जहां तक सब पता चला है कि अपने बेटे के लिए रास्ता खोज रहे थे, और उस बेटे के इस चुनाव में क्योंकि ये पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहते थे, ये पता चला कि उसमें भाजपा उतना इंटरेस्ट बीजेपी नहीं दिखा रही थी, इसके कारण इनकी ये नाराजगी थी। और उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या ये वापस जाएंगे बीजेपी में, तो जिस तरह से कल इस्तीफा देने के बाद से अभी तक का जो उनका रुख रहा है, जिस तरह की उनकी बयानबाजी रही है, उससे तो नहीं लगता है कि वापस जा पाएंगे। क्योंकि मौर्य समाज के काफी लोगों ने इनके इस्तीफा देते ही जो लोकल स्तर के नेता होते हैं, हाँ, खासकर दलित और ओबीसी वोट बैंक जो है उस पर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ है। तो ये बीजेपी शायद इसीलिए भी तमाम प्रयासों को बल देते हुए कोशिश में जुटी हुई है कि अभी भी अगर मान जाए। वहीं दूसरी तरफ सपा के लिए इसका कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। देखिए, बीजेपी अगर पिछला चुनाव याद हो तो इस तरह जितनी भी पार्टियों के नेता थे वो कैसे भी थे, उनके ऊपर कितने आरोप दागी क्या था, जो इनके महत्वपूर्ण नेता इनकी पार्टी में शामिल होते गए, शामिल कराते गए, और इसको उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। सबका साथ सबका विकास नारा भी इसी के तहत दिया गया था। अब वही कार्य अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी बल्कि कहीं न कहीं प्रतिक्रिया दे रही है। कल यहाँ तक कर दिया गया कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ही बोला गया कि जितने अपराधी या दागी लोग हैं उनको सबको सपा शामिल कर रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सपा भी उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत, क्योंकि सपा एक पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो केवल एमवाई मुस्लिम और यादव के उसमें लिमिट तक रह गए थे। उसके पिछले चुनाव में इन्होंने पिछड़ों को एक करके चुनाव लड़ा था, जब ये पूर्णतः बहुमत में आ गए थे। पिछली बार इनसे ये चूक हो गई थी। इस बार सपा वही भाजपा कहिए या अपने पुराने उसको लेकर चल रही है, जिसमें ये सोशल इंजीनियरिंग कहिए या सभी जातियों खासकर पिछड़े वर्ग को एक करके चुनाव लड़ना चाह रही, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने से कम 40 से 45 सीटों पर इसका काफी असर देखने को। ठीक है, ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, और इस गरमाई हुई सियासत में अगला कदम क्या होगा केशव प्रसाद मौर्य नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राज्य में 11,000 से अधिक मामले आए और 5 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में जारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या भी 44,000 के पार चली गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 11,079 मामले सामने आए हैं। इस समय अवधि में 543 लोग डिस्चार्ज होकर घरों को लौटे हैं। हालांकि 5 लोग कोविड से जिंदगी की जंग हार गए। नए मामलों के सामने आने के बाद एक्टिव मामलों की संख्या राज्य में सोमवार को 2,05,309 हो चुकी है। अब तक 9,50,58,609 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। लखनऊ में बनथारा थाने में तैनात महिला दरोगा ने प्रभारी निरीक्षक और उनके कार खास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी जांच एसीपी कृष्णानगर पंकज श्रीवास्तव को सौंपी गई है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला दरोगा ने अपने इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह और उसके कारखास
अवध किशोर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही दरोगा ने अपने अफसर पर अवैध कारोबार करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो वह जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। लखनऊ से मामला सामने आया है जहां पर एक महिला दरोगा ने अपने ही विभाग के दो पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है, महिला दरोगा का, कि साफ तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह और उसके कारखास अवध किशोर पर बदसलूकी का। इसके साथ ही साथ दरोगा ने अपने अफसर पर अवैध कारोबार करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि अगर प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। अजय प्रताप सिंह व उनके कारखास अवध किशोर की प्रताड़नाओं से तंग आकर और अपमानित होकर मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रही हूँ। दोस्तों, घटना 1 जनवरी की है। दिन में 11 बजे मेरे क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था, जिसकी सूचना पर मैं पालीगान को लेकर ग्राम नरेरा पहुंची। अवैध खनन कर रहे लोगों से मैंने उसकी परमिशन मांगी तो उन लोगों द्वारा मुझे परमिशन न दिलाकर कांस्टेबल अवध किशोर को फ़ोन कर दिया गया। अवध किशोर द्वारा मेरे पास फ़ोन पर पूछा गया, मैडम आप किसकी परमिशन से वहाँ गई हैं? मैंने कहा मेरा क्षेत्र है, इसमें परमिशन की क्या बात है? जिस पर अवध किशोर द्वारा बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा गया, अब तब चुपचाप वहाँ से चली आइए वरना अच्छा नहीं होगा। तभी मुझे सूचना दी गई कि आपको इंस्पेक्टर साहब अपने कार्यालय में बुला रहे हैं। मैं उनके कार्यालय में गई। नया साल होने को उपलक्ष्य में मैंने उनसे जय हिंद किया और नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने बहुत ही गुस्से में मुझसे कहा, तू होती कौन है क्षेत्र में जाने वाली? मैंने कहा सर मेरा क्षेत्र था और मुझे सूचना मिली थी, मैं चली गई। तो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि तू बहुत ज़्यादा देशभक्ति और ईमानदार बन रही है, मैं अब तुझे बताता हूँ। मैंने कहा सर क्या बताएंगे? बोले मैं तेरी जैसी लड़कियों को अपने टांगों के नीचे रखता हूँ। मैंने कहा सर ज़बान संभाल के बात करिए, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं अपने इस लखीमपुर खीरी से इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं और बच्चे एक शख्स की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग बेरहमी से महिला और उसके बच्चे की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीटने वाला शख्स गांव का प्रधान है और आए दिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता है। कई बार महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ग्राम प्रधान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसके बाद बीते दिन गांव की महिलाओं ने प्रधान की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नोएडा पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। नोएडा पुलिस ने एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 47,55,000 रुपए, 4 कार, 1 बाइक, 16 मोबाइल, कुछ अन्य सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने के दौरान धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों ने आम लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का डेटा अपने पास रखते थे, इसके बाद लोगों को पॉलिसी देने के नाम पर ठगी करते थे। इन आरोपियों ने अब तक करीब 250 से 300 लोगों के साथ ठगी की घटना का अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस मामले को लेकर नोएडा पुलिस के डीसीपी राजेश एस ने बताया कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एटीएम मशीन में हाथ फंसाकर नए तरीके से फ्रॉड करते थे। उसके बाद बैंक में कस्टमर केयर में फ़ोन करके खाते से पैसे कटने और शिकायत करके अपने पैसों को वापस मंगवा लिया करते थे। ऐसा करके आरोपियों ने अब तक 47 लाख से अधिक
पैसा ठगा है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी सोसाइटी की 12वीं एवेन्यू में रहने वाली महिला अनीता की 2 साल की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर बदमाशों ने फ्लैट के अंदर लूटपाट की। बदमाश सोने की चैन, अंगूठी, सोने की चूड़ी समेत कई अन्य सामान लूट ले गए। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। मामले में पीड़िता ने बताया कि जब वो घर में अकेली थी तभी 2 लोग पोलियो की दवा पिलाने के बहाने से घर में घुसे और बच्ची की गर्दन पर चाकू रख के घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए और मौके से उसके बाद वो फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के महोबा में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों को बर्बाद होने से परेशान सैकड़ों किसान तहसील परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान एसडीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए जिला प्रशासन ने मदद दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि महोबा में लगातार हुई बारिश के बाद ओलावृष्टि से किसानों की दलहन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसमें किसानों के सामने अपने परिवार का पालन पोषण की भी चिंताएं हैं। ऐसे में किसान सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि सदर तहसील के ग्राम काली पहाड़ी और चिकहरा गांव के 2 सैकड़ा किसान तहसील में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। इनका कहना है कि अचानक हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से खेत में खड़ी इनकी मटर, चना, मसूर, लाही और गेहूं की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके में सेल टैक्स विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चांदी के आभूषणों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। दरअसल सेल टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर और गोविंदनगर पुलिस के अधिकारी वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया तो उन्होंने रोककर पूछताछ की। सेल टैक्स के अधिकारियों ने कुछ संदिग्ध लगने के बाद एक्टिवा पर लगे हुए बैग और कट्टे की जांच की तो एक बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद हुए। सेल टैक्स की पुलिस ने पकड़ी गई चांदी को सील करने के बाद सुरक्षित थाने में रखवा दिया। वहीं सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल भेजकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच में बीती रात एसीपी ने कई थानों का औचक निरीक्षण किया। एसीपी केशव कुमार चौधरी ने थाना कोतवाली देहात, नगर रानीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसीपी ने सभी थानों के दस्तावेज, एफआईआर रजिस्टर, कोविड-19 हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन, सीसीटीवी कैमरा और थाने की रखरखाव की समीक्षा की और सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावों से संबंधित और कोविड नियमों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर होते हैं हाजिर।